Hello everyone, this is Komal Mavi. I have secured an All India rank 314 in UPSC Civil Services Examination 2025. This was my second attempt. In my first attempt, I had secured an All India rank 661 in UPSC CSE 2024. So I have taken 2 attempts at this exam, and fortunately I have been able to clear all the 3 stages in both my attempts. First of all, I would like to thank UPSC Time for giving me this platform so that I can share my strategy with you people and help the aspirants in whatever way possible. So I have been asked to keep this session bilingual, तो हम हिंदी इंग्लिश दोनों में will continue the session. First and foremost, I would like to say one thing कि when I started my preparation, तो मुझे लगता था कि I would only listen to single digit और double digit rankers. और क्योंकि 3 डिजिट रैंकर्स का क्या ही अलग होगा स्ट्रैटेजी, दैट वुड बी सिमिलर टू दैट. बट आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि सबकी स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग होती है. इट इज़ क्यूरेटेड एज पर आवर ओन बैकग्राउंड. इसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए कि आप ऐसे टॉपर्स को सुनिए जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकाला है, आप उनकी स्ट्रैटेजी देखिए. फिर आप ऐसे टॉप रैंकर्स देखिए जिन्होंने मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद एक टॉप रैंक सिक्योर करी है. तो आपको वहाँ से दोनों पर्सपेक्टिव मिलेंगे इस एग्ज़ाम को लेके कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने के लिए आपको क्या करना होता है और मल्टीपल अटेम्प्ट्स में नहीं निकलता है उसके लिए क्या मिस्टेक्स टॉपर्स करते हैं. तो इस तरीके से दोनों स्ट्रैटेजी जब आप देख लेंगे तो आप अपने लिए एक बेटर स्ट्रैटेजी बना पाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू गिव अ ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट माई सेल्फ. I have done my bachelor's in chemistry from Hansraj College, Delhi University. Post that, I have done master's in chemistry from IIT Delhi. I also pursued PhD for around 6 months, and then I resigned from PhD and started preparation for this exam in 2023. So as you can understand, मेरा शुरू से कोई गोल नहीं था कि मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है. मास्टर्स के फाइनल सेमेस्टर में जब मैंने अपने बैचमेट्स को प्रिपेयर करते हुए देखा तो मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में बनने लगा, एंड देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट सिविल सर्विसेज. तो आई स्टार्टेड टू वॉच अ लॉट ऑफ टॉपर्स टॉक, एंड वहाँ से मुझे काफ़ी आइडिया मिला इस एग्ज़ाम के बारे में. बट स्टिल आई वॉज नॉट श्योर वेदर आई शुड गो फॉर PhD और आई शुड गो फॉर सिविल सर्विसेज. तो इसलिए आई एनरोल्ड इन PhD फॉर सम टाइम, एंड व्हेन आई बिकेम श्योर अबाउट द एग्ज़ाम देन आई रिजाइंड इन 2023 एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. सो मेरी जो प्रिपरेशन थी वो अराउंड 14 to 16 मंथ्स की रही है बिफोर माई फर्स्ट अटैम्प्ट, और फिर मैंने 2024 में अपना अटैम्प्ट दिया एंड आई गॉट रैंक 661. सो I would also like to extend my gratitude towards my parents, my teachers, and all my friends who have had immense faith in me, and they have motivated me throughout my journey. They have had this belief कि मैं तो निकाल ही लूँगी. Even when I became unsure about myself, they always had that confidence in me. तो ऐसा आपके पास एक ग्रुप होना, आपके पास ऐसी फैमिली होना, ऐसे टीचर्स होना, मेंटर्स होना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप अपने आप को इस जर्नी में सस्टेन कर सकें. So on that note, let's begin the session where I'll be sharing the strategy part. So first we'll be going through a general timeline and each stage specific preparation, and post that I can take your doubts from the comment section. So first is regarding the prelims strategy. So for prelims, I had kept my sources very limited. मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने बहुत सारी टॉपर स्टॉक्स देखी थी. टॉपर स्टॉक्स को देखने के बाद आई हैड फाउंड कि कुछ कॉमन सोर्सेज हैं विच आर अक्रॉस दे आर बीइंग फॉलोड अक्रॉस द टॉपर्स. तो वो सोर्सेज आई नोटेड द सोर्सेज डाउन एंड देन आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन. सो ब्रीफली आई विल गिव यू माई सोर्सेज फॉर प्रीलिम्स. For polity, I refer to Lakshmikant. Along with that, I also read NCERT, Class 11, Indian Constitution at Work, and Political Theory. For economy, I read Vivek Singh Sir's book on Indian economy, and I read the summaries of budget and economic survey. This is for prelims part. Then for modern history, Spectrum, I did not read any NCERT, only Spectrum. Then for geography, I read only the NCERTs, class 11 and 12. I did not read 6 to 12 की NCERTs because as I told you, मेरे पास बहुत कम टाइम था. I had only 1 year to prepare, so I wanted to keep my book list as short as possible. इसलिए मैंने 6 to 12 की NCERTs को रेफर नहीं किया था. I only read 11th and 12th NCERTs for geography. इसके अलावा GC लियोंग भी होती है एक geography के लिए. I did not read that book again because I did not have that much time. अपार्ट फ्रॉम दिस, ये 4 कोर सब्जेक्ट्स होते हैं. इसके अलावा जो हमारे एंसिलरी सब्जेक्ट्स हैं विच एक्चुअली हेल्प अस टू बूस्ट आर स्कोर इन प्रीलिम्स, दे आर आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मिडीवल आर्ट एंड कल्चर. दिस इज कॉल्ड AMAC. सो इसके लिए आई रेफर टू फाइन आर्ट्स NCERT क्लास 11th, एंड एंशिएंट मिडीवल के लिए आई रेड दी NCERTs, ओल्ड NCERTs एज वेल एज तमिलनाडु की बुक्स
यू कैन रीड ईदर ऑफ दीज. आई हैड अ लैक ऑफ गाइडेंस, तो इसलिए मैंने दोनों पढ़ ली थी, बट आई डिड नॉट रिवाइज बोथ ऑफ देम प्रॉपरली. इसके अलावा ल्यूसेंट भी आप रेफर कर सकते हैं एंशिएंट मिडीवल के लिए, वहाँ से क्वेश्चन अब आने लगे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, सो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड सोर्स. इसके अलावा आईआर हो गया, साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट, इनके लिए मैंने सारथी आईएएस का कोर्स ज्वाइन किया था प्रीलिम्स का, जिसमें साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट शिविन सर पढ़ाते हैं, आईआर वरुण सर ने पढ़ाया था फॉर प्रीलिम्स. सो दिस कवर्स दी बुक लिस्ट फॉर जीएस पेपर 1 इन प्रीलिम्स. CSAT के लिए भी आई हैड ज्वाइंड अ कोर्स, ऑल्दो आई वॉज फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड और मेरा मैथ्स अच्छा खासा था. आई हैड स्कोर्ड डिसेंटली वेल इन मैथ्स इन क्लास 12 ऑल्सो, बट जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड आई अटेंडेड क्लासेस एंड आई वेंट फॉर सारथी IAS. आयुष गुप्ता सर पढ़ाते थे पहले, नाउ ही हैज़ मूव्ड अवे टू सम अदर इंस्टीट्यूट. तो उनके मैंने क्लासेस लगाए एंड आई मेड नोट्स आउट ऑफ दोज क्लासेस, और मैंने दोनों अटेम्प्ट्स में वही नोट्स पढ़ के CSAT अपना पेपर दिया है. So this is about the sources, but apart from that I would like to talk about prelims की strategy, because just a minute. Yes, so the strategy for prelims, first of all the preparation strategy, then the exam hall strategy, practice, mock test, etc. I will be addressing those things now. So regarding preparation for prelims, first of all आपको एक बहुत बेसिक तरीके से बुक्स को कवर करना है, नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम, बट अपना एक बेस बनाने के लिए. जब आपका फाउंडेशन बिल्ड हो जाता है, उसके बाद यू कैन, आई एम सॉरी, आई विल एड्रेस द डाउट्स इन द कॉमेंट सेक्शन आफ्टर द सेशन, सो प्लीज़ वेट फॉर दैट. ऑल राइट, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन पार्ट फॉर प्रीलिम्स. तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपने बेसिक बुक्स या कोई भी नोट्स आपने कोचिंग के डिसाइड करे हैं कि आप ये पढ़ेंगे प्रीलिम्स के लिए, उसको आप एक बार पढ़िए, नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स और मेंस, बट जस्ट टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जाम. उसके बाद जब आप फर्दर रीडिंग करते जाएंगे तो आपका जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो आती जाएगी. तो उसके बाद आप उसको प्रीलिम्स स्पेसिफिक मोड में स्विच कर सकते हैं लेटर ऑन, बट इनिशियली आप उसको दोनों पर्सपेक्टिव से पढ़िए, जस्ट टू बिल्ड अ बेस. जब आपने बेस अच्छे से बिल्ड कर लिया है, तो अब आपने बहुत टॉपर टॉक्स में सुना होगा दैट देर इज़ फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग. सो हाउ डू ऑल दीज रीडिंग्स डिफर फ्रॉम ईच अदर. फर्स्ट रीडिंग में हम क्या करते हैं, हम पहले अपना बेस बनाते हैं, हम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करते हैं, हम वर्ड बाय वर्ड रीड करते हैं कंटेंट को. बट आफ्टर फर्स्ट रीडिंग हमें क्योंकि ओवरव्यू मिल चुका है, तो अब हम वर्ड बाय वर्ड रीड नहीं करेंगे. हम जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको सेकेंड रीडिंग से अंडरलाइन करना स्टार्ट करेंगे, थर्ड रीडिंग में उनको हम हाईलाइट कर सकते हैं. इस तरीके से जो भी आप कंटेंट पढ़ रहे हैं वो विद फर्दर रीडिंग्स वो डिक्रीज होता जाएगा. सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्रोसीड, ताकि प्रीलिम्स की जब प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन जब आप स्टार्ट करेंगे अराउंड 3 to 4 months बिफोर प्रीलिम्स, उस टाइम पे आपके पास कंटेंट बहुत लिमिटेड होगा पढ़ने के लिए. सो दिस इज़ अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू रीड फॉर प्रीलिम्स. इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमें कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, क्या हमें टेस्ट सीरीज़ लगानी चाहिए, कितने मॉक्स इनफ होते हैं, PYQ उसको कैसे एनालाइज करते हैं फॉर प्रीलिम्स. तो देखिए, कोचिंग ज्वाइन करना नहीं करना दैट इज़ अ वेरी पर्सनल चॉइस. इट वेरीज फ्रॉम एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट, बट माई पर्सनल रिकमेंडेशन वुड बी, अगर आप एक नॉन ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो देन डेफिनेटली आपको कोई गाइडेंस ले लेनी चाहिए. आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, बट प्रेफर कीजिए कि आप ऑनलाइन कोचिंग लें. वाई आई से दिस इज़ कि ऑफलाइन में आपका एक तो आने जाने का टाइम वेस्ट होता है, सेकेंडली टीचर्स जिस भी स्पीड पे बोल रहे हैं आपको उसी स्पीड पे उन्हें सुनना पड़ेगा. सो उससे आपका टाइम कंज्यूम होता है. अगर आप ऑनलाइन स्विच करते हैं तो व्हाट हैपेंस इज यू कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ द वीडियो एंड यू कैन वॉच इट एज पर योर ओन कन्वीनियंस. तो इससे आप अपने टाइम को जो एफिशिएंटली यूज़ करेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी भी इससे मैक्सिमाइज हो जाएगी. सो दिस इज़ माई पर्सनल रिकमेंडेशन. आपको ORN आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको दिल्ली आने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप जिस भी एरिया से प्रिपेयर कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट्स अ रिमोट एरिया या कोई भी पार्ट है कंट्री का, आप वहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हैं. ऑनलाइन मीडियम से आप कोचिंग की हेल्प ले सकते हैं. सो रिगार्डिंग नंबर ऑफ मॉक्स, वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. अगर आपको एक स्टैंडर्ड नंबर चाहिए तो आई थिंक मिनिमम आप 2 सेक्शनल मॉक्स लगा सकते हैं फॉर एवरी सब्जेक्ट, और आप 5 to 10 FLTs इतना आपको करना चाहिए. सो मोर देन द नंबर ऑफ मॉक्स, व्हाट मैटर्स मोर इज़ कि आप उन मॉक्स को रिवाइज कैसे कर रहे हैं, आप उन मॉक्स को एनालाइज कैसे कर रहे हैं. अगर आप बिना एनालिसिस के मॉक्स दिए जा रहे हैं और आप अपनी इम्प्रूवमेंट पे आप फोकस नहीं कर रहे हैं, आप सेम गलतियों को फर्दर मॉक्स में रिपीट कर रहे हैं, तो वो किसी काम का नहीं है. चाहे आप 100 मॉक्स लगा लीजिए, चाहे आप 200 मॉक्स लगा लीजिए. सो व्हाट इज़ द मेजर फोकस एरिया? द मेजर फोकस एरिया शुड बी कि आपने जो भी मॉक दिया है आप उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करें. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय एनालिसिस ऑफ द मॉक? एनालिसिस ऑफ द मॉक मीन्स आप पेपर को लेके बैठिए, आप चेक कीजिए आपके कौन से आंसर्स गलत हुए हैं, आपके कौन से आंसर्स सही हुए हैं.
सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ अपने गलत आंसर्स चेक नहीं कर रहे हैं, आप अपने सही आंसर्स भी देख रहे हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम तुक्का लगाते हैं और वो तुक्का सही हो जाता है, लेकिन हमने जो सोच के वो तुक्का लगाया है दैट इज़ नॉट करेक्ट। हमारा रीजनिंग जो है वो गलत था और हमने उस रीजनिंग से भी सही आंसर निकाल लिया। तो आपको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि क्या मैंने जो लॉजिक लगा के आंसर निकाला है क्या वो सही था या गलत था, ताकि आप एग्जाम में उस मिस्टेक को रिपीट ना करें। सो दिस इज़ हाउ मॉक एनालिसिस इज डन। मॉक एनालिसिस में आप सब्जेक्ट वाइज फोकस कर सकते हैं। आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चल जाएगी कि इस सब्जेक्ट में या इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैं ज़्यादा गलतियाँ करती हूँ, तो मुझे फर्दर मॉक में इस पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। मॉक से आपको ये भी पता चलेगा कि आप लैग कहाँ करते हैं, आपके रिविजन में इशू है, या आप एग्जाम के टाइम पे बहुत एंशियस हो जाते हैं, या आप प्रॉपरली अटेंटिव नहीं होते हैं एग्जाम के टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें आपको मॉक के थ्रू एनालाइज करनी है। बोथ अकेडमिक एंड नॉन अकेडमिक एस्पेक्ट्स ऑफ द एग्जाम आपको एनालाइज करना है थ्रू मॉक। तो दिस इज अबाउट मॉक एनालिसिस. Now, when do we start prelims preparation? Ideally, I think 3 to 4 months before prelims examination, that is a good time to start. There are certain people जो multiple attempters होते हैं, तो because of that and they are not able to clear prelims, तो उसकी वजह से they have a lot of fear और वो 6 महीने पहले भी prelims की preparation start कर देते हैं. माई पर्सनल रिकमेंडेशन वुड बी कि आप इतनी जल्दी स्टार्ट मत कीजिए, बिकॉज इस एग्ज़ाम में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही टाइम पे पीक कर रहे हैं। अगर आपने अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस एग्जाम से 2 महीने पहले दे दी है, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस अगर डिप हो रही है, देन दैट विल बी डिसएडवांटेजेस फॉर यू। इसलिए आपको एक ऑप्टिमम पीरियड डिसाइड करना है, जिसमें से 3 to 4 मंथ्स बिफोर प्रीलिम्स आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, और ताकि आपकी जो पीक परफॉर्मेंस है वो प्रीलिम्स वाले दिन निकले, ना कि उससे पहले या उसके बाद में। सो दिस इज़ एन आइडियल टाइमलाइन ऑफ कोर्स, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस. सो रिगार्डिंग आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग रिगार्डिंग प्रीलिम्स. हमने mock test and exam day strategy etc, we have covered it all. So apart from that I would like to give you a personal tip. Prelims क्योंकि एक single day का exam होता है, it's very difficult to judge your knowledge on that day itself. So it's more a game of mindset, it's more a game of confidence than the game of your knowledge. तो इसके लिए आपको अपने कॉन्फिडेंस पे, अपनी कामनेस पे, अपने सेल्फ बिलीफ पे बहुत ज़्यादा काम करना है. और ट्रस्ट मी, जब आप एक ऐसी पर्सनालिटी बिल्ड करते हैं जो कॉन्फिडेंट है, जो अपने आप पे बिलीफ रखती है, जो घबराती नहीं है स्ट्रेस के अंदर, तो वो आपको थ्रू आउट द एग्जाम एंड इन लाइफ इन जनरल वो आपको हेल्प करता है. तो वो नॉट ओनली इन प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, हर स्टेज पे वो आपको हेल्प करेगा. सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट, प्लीज़ अकेडमिक आस्पेक्ट के अलावा आप अपने नॉन अकेडमिक आस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी पे भी काम कीजिए. वो आपको बहुत हेल्प करेगा. ट्रस्ट मी, अगर आपका प्रीलिम्स अब तक नहीं निकला है, यू हैव स्टडीड अ लॉट, सो आप एक बार इस आस्पेक्ट पे काम करके देखिए. आई थिंक इट विल हेल्प यू अ लॉट. सो अपार्ट फ्रॉम दैट, I think we can now switch to mains related strategy. One more thing I skipped is current affairs कैसे करना है prelims के लिए. देखिए, current affairs जो है it's a very wide topic. मतलब हर सब्जेक्ट का इतना करंट हो जाता है कि आप कहाँ तक उसको चेज करेंगे. सो फॉर करंट अफेयर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू इज़ कि आप एक न्यूज़पेपर पकड़ लीजिए, द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, आपको जो भी पसंद आए. मैंने पर्सनली इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा था बिकॉज इट इज़ मोर ईजी टू कॉम्प्रीहेंड, और उसकी लैंग्वेज भी बहुत हाई फाई नहीं होती है. द हिंदू थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, डिस्पाइट कमिंग फ्रॉम द इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड, मुझे डिफिकल्टी होती थी टू अंडरस्टैंड द हिंदू. सो दैट्स वाई आई स्विच टू इंडियन एक्सप्रेस. बट व्हेन शुड वी स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर? आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आप डायरेक्टली जंप ना करें इनटू रीडिंग द न्यूज़पेपर, बिकॉज आपके एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स लग जाएंगे इनिशियली, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि आपको कैसे फिल्टर करना है, व्हाट इज़ रेलेवेंट फॉर द एग्जाम, व्हाट इज़ नॉट रेलेवेंट, आपको कितना डेप्थ में जाना है. तो इसलिए इनिशियली आप क्या कर सकते हैं, आप जिन भी सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं आप वो अपना कंटिन्यू करिए. इनिशियल 2 और 3 मंथ्स के लिए आप कोई भी डेली न्यूज़ एनालिसिस दे सकते हैं यूट्यूब से, किसी भी कोचिंग की आप देखिए. तो उससे जब आप रेगुलरली उसको देखेंगे तो आपके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस आता है, एक तो कि हमारा करंट कवर हो रहा है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. इसके अलावा आपको एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाती है कि आपको कैसे करंट को कवर करना है, आपको कैसे न्यूज़ को फिल्टर करना है. सो माई फर्स्ट सजेशन वुड बी कि आप पहले न्यूज़ एनालिसिस देखिए, उसके बाद आप धीरे धीरे न्यूज़पेपर रीडिंग खुद से स्टार्ट कीजिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, मैगजीन्स आप कवर कर सकते हैं. न्यूज़पेपर रीडिंग आपकी एक जनरल अवेयरनेस के लिए है, उससे आप डायरेक्टली एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. आपको थोड़े एंसिलरी रिसोर्सेज लगेंगे, जैसे मंथली मैगजीन हो सकती है, या फिर PT 365 एंड में कंपाइलेशंस जो आती हैं, उनमें से आपको जो सूटेबल लगता है आप वो पढ़ सकते हैं. इसके अलावा बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी हमें कवर करना होता है फॉर प्रीलिम्स, तो वो भी आप किसी एक कोचिंग का समरी बजट और इकोनॉमिक सर्वे की आप उठा सकते हैं और वहाँ से कवर कर सकते हैं. Just a minute. Yes, sorry, there was an interruption.
I was talking about the current affairs part. So I think this is pretty much about current affairs for prelims. मेंस के लिए आई वुड से कि जो भी आपने बजट और इकोनॉमिक सर्वे प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है, आप उसको इतना अच्छे से कवर कीजिए कि आप उसको मेंस में यूटिलाइज कर पा रहे हैं, बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे कोड करने से बहुत हेल्प होती है थ्रू आउट द जीएस पेपर्स. तो उसको आप सीरियसली लीजिए. दोनों डॉक्यूमेंट्स में आपको ग्राफ्स मिलते हैं, आपको डेटा मिलता है, आपको एग्जाम्पल्स भी मिलते हैं इकोनॉमिक सर्वे के अंदर. तो वो आप कवर करते रहिए, आपको पेपर में उससे हेल्प मिलेगी. सो आई थिंक प्रीलिम्स के लिए दिस मच इज़ एनफ. नाउ लेट्स मूव ऑन टू मेंस. बिफोर दैट आई वुड लाइक टू गिव यू अ ब्रॉड टाइमलाइन कि अगर आप कंप्लीट बिगिनर हैं और आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका एक टाइमलाइन कैसा दिखना चाहिए. लेट्स सपोज आपके पास अराउंड 14-16 मंथ्स हैं. तो वाई आई से 14-16 मंथ्स कि आप इसमें 2 मंथ का बफर लेके चलिए. जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आप ये मान के चलिए आपको 1 साल लगेगा प्रिपेयर करने के लिए. इसके अलावा आप 2-3 मंथ्स का बफर लीजिए, क्योंकि वो टाइम आपका वेस्ट होगा ही होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आप कितने सिंसियर हैं, आप कितने अच्छे से पढ़ाई करते हैं. तो लेट्स सपोज आपने 15 मंथ्स या 16 मंथ्स का आपने टाइम लिया. उसमें आपको इनिशियली जो 4 to 5 मंथ्स हैं उसमें आप अपना बेस बिल्ड कीजिए. एज आई वॉज टॉकिंग अबाउट इट अर्लियर, आप पॉलिटी, इकोनॉमी, जोग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस, एथिक, एनवायरनमेंट, ये सारे सब्जेक्ट्स आप बेसिक इनकी कवर कीजिए. इनको कवर करने के 2 तरीके हैं. या तो आप पर डे 1 सब्जेक्ट उठा सकते हैं, या फिर आप पर डे 2 सब्जेक्ट्स भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट सूट्स यू बेटर. आई वुड से आप 2 सब्जेक्ट लीजिए एवरी डे. वाई आई से दिस इज, जब आप एक ही सब्जेक्ट एवरी डे इफ यू आर रीडिंग इट फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सो व्हाट हैपेंस इज वी टेंड टू गेट एग्जॉस्टेड और फिर हम गिव अप कर देते हैं. देन वी टेंड टू वेस्ट आवर टाइम अलॉट. सो इट्स बेटर टू हैव सम डाइवर्सिटी इन योर डे. यू कैन कीप 2 सब्जेक्ट्स पर डे so that you can have a balance of both. So for initial 4 to 5 months, you can cover these subjects, basic subjects. After that, you can start your optional and your mains preparation. Ideally, you should be mains ready by December. If you are not, then you can extend it up to January end, but not later than that. आप उस पर कवर कीजिए. नॉट नेसेसरली टू कवर 100% ऑफ मेंस बिफोर प्रीलिम्स, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी आइडियल थिंग टू से कि आपका मेंस प्रीलिम से पहले रेडी हो जाना चाहिए, बट कंप्लीटली नहीं हो पाता है. एंड इट इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल, इट इज़ वेरी कॉमन. किसी का नहीं हो पाता है. सो आपको ट्राई करना है एटलीस्ट 80 to 90% आप मेंस बिफोर प्रीलिम्स कवर कर लीजिए. इफ़ नॉट 80 देन आपको 70% तो किसी भी हालत में कवर करना है, क्योंकि जो टाइम है बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है. तो उस टाइम पे ऑलरेडी एंग्जाइटी बहुत होती है, तो उसके लिए आपको नहीं छोड़ना है उसे. Then after January, you can switch to prelims preparation, dedicated preparation for prelims, and then you can go for the exam. So this is a broad timeline. Now we'll start with mains specific preparation. हम कैसे करेंगे और हम optional कैसे decide करेंगे, optional को कितना time देंगे. So let's discuss that. First of all, regarding optional, मैंने अपना ऑप्शनल केमिस्ट्री चूज़ किया. एज आई टोल्ड यू ऑल कि मेरा जो बैकग्राउंड है दैट हैज़ बीन इन केमिस्ट्री. सो आई थॉट वाई नॉट, अगर मैंने 5 साल केमिस्ट्री को दिए हैं, सो इट्स बेटर कि मैं उसको चूज़ करूँ रादर देन अ सब्जेक्ट विच इज़ कम्प्लीटली अननोन टू मी. क्योंकि ऑनेस्टली ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का आता है यूपीएससी में, एंड इट्स बेटर कि मैंने जो करा हुआ है मैं उसी पे थोड़ा और वर्क करूँ और उसी को मैं अपना ऑप्शनल चूज़ करूँ. सो दैट इज़ हाउ आई डिसाइडेड माई ऑप्शनल. बट दिस इज़ नॉट दी सोल क्राइटेरिया. आप किस बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे अपना ऑप्शनल. सो देर आर अ फ्यू फैक्टर्स. फर्स्ट वुड बी कि गाइडेंस कितनी उस ऑप्शनल में अवेलेबल है. आपको वो देखना पड़ेगा. अगर आप बहुत ही ऐसा यूनिक सा ऑप्शनल चूज़ कर लेते हैं जिसके लिए अवेलेबल गाइडेंस नहीं है, तो आप बहुत स्ट्रगल करेंगे उसका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए. सो फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गाइडेंस अवेलेबिलिटी. सेकेंड क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग दी ऑप्शनल इज आप किस ऑप्शनल में कंफर्टेबल ज़्यादा हैं. इट कैन बी योर बैकग्राउंड सब्जेक्ट और इट कैन बी अ सब्जेक्ट फ्रॉम द कॉमन ऑप्शनल्स, जैसे सोशियोलॉजी हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, PSIR. इन ऑप्शनल्स में से आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं. नाउ हाउ टू डिसाइड विच ऑप्शनल यू आर मोर कंफर्टेबल इन. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप 3-4 ऑप्शनल्स आप थोड़ा नैरो डाउन कीजिए कि मैं इनमें से कुछ लेने वाला हूँ या लेने वाली हूँ. उसके बाद आप उन सब के PYQs उठाइए, उनका सिलेबस उठाइए और उसको थोड़ा रीड कीजिए. उसके बाद आप मार्केट से फ्रीली जो नोट्स मिल जाते हैं हर सब्जेक्ट के, आप वो उठाइए, आप उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ के देखिए. 1-2 दिन दोनों सारे ऑप्शंस आप पढ़िए, तो वहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि आपका इंटरेस्ट किस ऑप्शनल में ज़्यादा बन रहा है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका इंटरेस्ट ऑप्शनल में बने, क्योंकि अगर आपने एक ऐसा ऑप्शन ले लिया है जिसको आप सज़ा की तरह सिर्फ आप कंप्लीट करने में लगे हुए हो, ट्रस्ट मी, हम सब ये सोच के आते हैं कि हम 1 साल प्रिपेयर करेंगे, हम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लेंगे, लेकिन यू नेवर नो जर्नी कितनी लंबी हो जाए. तो प्लीज़ इंटरेस्ट बना रहना बहुत ज़रूरी है. तो उसी अकॉर्डिंग आप ऑप्शनल डिसाइड कीजिए. एंड थर्ड क्राइटेरिया इन माई ओपिनियन वुड बी जो मार्क्स आते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑप्शनल में.
तो मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप एक बार प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स एनालाइज कीजिए, कितने टॉपर्स रहे हैं उस ऑप्शनल से, कितना एवरेज रहा है, हाईएस्ट कितना रहा है। सो ऑन दैट बेसिस यू कैन डिसाइड। एक और क्राइटेरिया होता है लोगों का ऑप्शनल चूज़ करने का, वो होता है कि ड्यूरेशन, कितना टाइम लगेगा ऑप्शनल कंप्लीट करने में। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, स्पेशली जैसे जो ऑप्शनल्स होते हैं लाइक मैथ्स। तो मैथमेटिक्स ऑप्शनल जो है इट इज़ वेरी रिवॉर्डिंग, मतलब उसमें मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन द इशू इज़ कि इट्स वेरी लेंथी, सो इट विल टेक अप अ लॉट ऑफ योर टाइम। तो सो यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंगली। अगर आप ऐसा ऑप्शनल चाहते हैं जो आपको रिवॉर्ड भी करे और टाइम भी ज़्यादा ना ले, सो that should be the ideal optional in my opinion. So this is all about choosing your optional. Now let's switch to my sources for mains GS papers. So for GS paper 1 basically आपके prelims के sources mostly इस paper में काम आ जाते हैं because it's history, geography and society. तो modern के लिए मैंने वही spectrum को read किया। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं GS पेपर 1 के लिए, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ उठाइए, ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज़। आई थिंक फोरम इज़ रियली गुड इन दैट एस्पेक्ट। तो आप फोरम की टेस्ट सीरीज़ उठा सकते हैं या एनी इंस्टीट्यूट फॉर दैट मैटर। आप टेस्ट सीरीज़ उठाने के बाद वहाँ से क्वेश्चंस देखिए GS पेपर 1 के। तो जब आप वहाँ से क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जो आपकी प्रीलिम्स की नॉलेज है आप उसको कैसे मेंस के फॉर्मेट में उसको अलाइन करके उसी नॉलेज से आप आंसर लिख सकते हैं। इसके अलावा उस टेस्ट सीरीज से आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन भी मिलेगा, तो आपको सेपरेटली नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे GS पेपर 1 के। सो दैट इज़ हाउ यू कवर GS 1। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस भी होता है जो हम प्रीलिम्स के लिए नहीं कवर करते हैं। उसके लिए आप NCERT कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे जो भी फ्रीली मैराथन वीडियोज़ अवेलेबल हैं, 4-5 घंटे की वीडियो, वो आप देख सकते हैं। ट्राई कीजिए इन दोनों सब्जेक्ट्स पे आप बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाएं, बट आप उसको कम्प्लीटली छोड़ के भी ना जाएं, बिकॉज यू नेवर नो कि किसी साल इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए तो यू मे बी एट डिसएडवांटेज। तो आप मीडियम तरीके से इनको मॉडरेट लेवल पे आप कवर करके जाइए। रिगार्डिंग ज्योग्राफी आपके प्रीलिम्स के नोट्स अलॉन्ग विद जो भी सिलेबस पॉइंटर्स हैं उन पे आप नोट्स बना सकते हैं फॉर मेंस पर्सपेक्टिव, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं जो हम प्रीलिम्स में नहीं कवर करते हैं। सो दैट इज़ हाउ यू कैन कवर ज्योग्राफी फॉर मेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट सोसाइटी, आई वुड लाइक टू गिव अ स्पेशल मेंशन टू सोसाइटी फॉर GS पेपर 1, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी मोर और लेस सबका सेम होता है एक्सेप्ट इफ यू हैव एन ऑप्शनल आउट ऑफ दीज। सोसाइटी इज द मेन डिसाइडिंग फैक्टर फॉर मार्क्स इन GS 1। तो सोसाइटी को आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। फॉर सोसाइटी व्हाट आई डिड इज देयर इज़ अ टॉपर नेम्ड मृदुल शिवहरे सर, सो आई रेफर टू हिज नोट्स। उनके टेलीग्राम चैनल पे वो नोट्स अवेलेबल हैं, आप वो देखिए, बहुत अच्छे नोट्स उन्होंने बनाए हुए हैं। इसके अलावा मैंने लेवल अप IAS की जो मेन स्पेसिफिक नोट्स हैं फॉर सोसाइटी, वो बहुत शॉर्ट नोट्स हैं, तो मैंने वो भी रेफर किए थे। एंड आई ऑल्सो रेफर टू सारथी IAS का मटेरियल फॉर सोसाइटी। इन तीनों को मैंने रीड करके फिर वट एवर आई फाउंड इम्पॉर्टेंट वो मैंने हाईलाइट करके आई मेड माई ओन सिनॉप्सिस आउट ऑफ दीज। सो थोड़ा सा मेहनत लगता है, बट सोसाइटी इज़ डेफिनेटली रिवॉर्डिंग। आप उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करिए, आपको मार्क्स भी उसी प्रपोर्शन में इंक्रीज होते हुए दिखेंगे। सो दिस इज़ अबाउट GS 1। नाउ लेट्स स्विच टू GS 2। GS 2 के लिए एज आई सेड, जब आप इनिशियल 4 to 5 मंथ्स आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के होते हैं, उनमें जो आपने बेसिक्स बिल्ड किए हैं, आपने जो फाउंडेशन बिल्ड किया है स्पेशली फॉर पॉलिटी, वो आपको बहुत हेल्प करता है GS 2 में। तो एक तो लक्ष्मीकांत आपकी हो गई अलॉन्ग विद NCERTs, इसके अलावा आपको थोड़ा सा उसको सप्लीमेंट करना पड़ेगा मेंस स्पेसिफिक मटेरियल के साथ। मैंने पर्सनली वरुण जैन सर हैं सारथी IAS, उनके नोट्स रेफर किए थे। अलॉन्ग विद दैट अतीश माथुर सर हैं, उनके फ्रीली टेलीग्राम चैनल पे नोट्स अवेलेबल थे, तो मैंने वो रेफर किए थे। आई डिड नॉट वॉच हिज लेक्चर्स बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था, बट मैंने उनके नोट्स पढ़े थे। सो आई थिंक दैट इज़ अ गुड मटीरियल फॉर GS 2। IR के लिए आप अगर जी आतिश माथुर सर का मटेरियल देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। इसके अलावा व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि IR के लिए आप रेगुलरली एनालिसिस वीडियोस देखिए, क्योंकि एक तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होता है हमारी प्रिपरेशन का। IR पढ़ने में सबको मज़ा आता है। इसके अलावा जब आप एनालिसिस देखते रहेंगे एक्सपर्ट्स की, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फिट होता जाएगा, बिकॉज इंटरव्यू के लिए भी IR इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ से आपकी एनालिसिस वो चेक करते हैं, तो इस तरीके से आपका वो बिल्ड होगा। कुछ चैनल्स मैं आपको बता देती हूँ फॉर IR। फर्स्ट वुड बी शुभ्रा रंजन IAS मैम का चैनल है। वो बेसिकली बहुत अच्छे से उसको एनालाइज करती हैं, क्योंकि वो PSIR भी पढ़ाती हैं, तो आपको बहुत ही रियली गुड इंसाइट्स आपको मिलते हैं उसमें। सो फर्स्ट वुड बी दैट। सेकेंड, आई ऑल्सो रेफर टू करियर 247 चैनल, प्रशांत धवन सर का है वो भी IR की काफ़ी अच्छी एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा आपको जो अच्छा लगे आप वो भी IR वीडियोज़ देख सकते हैं, बट प्लीज़ डू वॉच IR रिलेटेड वीडियोज़। So this is all about GS 2. Now we'll switch to GS 3. GS 3 is actually बहुत ज़्यादा डाइवर्स है।
बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा कवर करना होता है एंड द हिट रेट इज़ एक्चुअली लो इन दिस पेपर. एंड एज यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड ऑल्सो इन रीसेंट ईयर्स जो मार्क्स हैं वो GS3 में एक्चुअली डिप हुए हैं. सो द रीज़न इज सेम कि इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं. इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली अराउंड 5 सब्जेक्ट्स हैं GS3 के अंदर. सो इट्स रियली डिफिकल्ट बट इट इज़ अ रिवॉर्डिंग पेपर अगर आप इसमें मेहनत करते हैं. सो आई रेफर टू शिविन सर्स मॉड्यूल फॉर GS3. इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कवर किया था अपार्ट फ्रॉम सप्लीमेंटिंग इट विद करंट अफेयर्स. और आप क्या कर सकते हैं, एज आई टॉक टू टॉपर्स हु हैड स्कोर्ड रियली वेल इन GS3, सो आई रियलाइज कि वो इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इन सबको बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं. वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो हम बोलते हैं, ग्राफ्स के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू, जितना ज़्यादा आप GS3 में ऐसा डालेंगे वो उतना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड करेगा. सिमिलरली साइंस एंड टेक के अंदर भी अगर आप कोई डायग्राम बना सकते हैं जिससे आप टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा आप यूनिक फैक्टर अगर अपने आंसर्स में डालेंगे तो आपके मार्क्स बहुत सिग्निफिकेंटली जंप होते हैं GS3 में. सो दिस इज़ ऑल अबाउट GS3. GS4 के लिए आई थिंक GS4 आपका फेट डिसाइड कर सकता है. इट्स दैट काइंड ऑफ पेपर जो बहुत ही सिग्निफिकेंटली आपके मार्क्स इंप्रूव कर सकता है. तो इसके लिए आपको बहुत सीरियसली प्रिपेयर करना होगा. व्हाट आई वुड रिकमेंड फॉर GS4 इज़ कि आप अपना कंटेंट बहुत शॉर्ट रखिए, लेकिन आप प्रैक्टिस एक्सटेंसिवली कीजिए. एक बार को अगर आप GS1, 2, 3 पे आंसर राइटिंग में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो चल जाता है, बट GS4 में प्लीज़ डू नॉट डू दैट. क्योंकि फर्स्ट थिंग इज़ कि इसमें राइटिंग स्टाइल बहुत मैटर करता है. आपको सेम कंटेंट को अलग अलग आंसर्स में फ्रेम करना है, अलग अलग तरीके से घुमा के. सेकेंड थिंग इज़ क्योंकि पेपर बहुत लेंदी आता है, तो अगर आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं करी है तो GS4 पेपर बहुत लोगों का छूट जाता है. सो दीज आर द 2 रीजन्स आई वुड वेरी जेन्युइनली आई वुड रिकमेंड यू, प्लीज़ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए एथिक्स के लिए. So the sources that I referred for ethics are again Varun Jain sir का मैंने lecture I had attended for GS4. अपार्ट फ्रॉम दैट मुदित जैन सर के भी मैंने नोट्स रेफर किए थे. एंड पीयूष सर हैं एक, वो पहले वाजीराम में थे, नाउ ही इज़ एट सारथी IAS. तो उनके फ्री यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं जिसमें उन्होंने PYQs एनालाइज करे हुए हैं एथिक्स के. तो उन्होंने केस स्टडीज़ का तरीका बताया, आपको कैसे लिखना है, आपको कैसे आंसर को फ्रेम करना है. तो मैंने वो भी देखे थे. इसके अलावा केस स्टडीज़ के लिए स्पेसिफिकली मैंने आदित्य कालिया सर के लेक्चर्स अटेंड किए थे. आई थिंक बहुत ही इंसाइटफुल, बहुत ही अच्छे लेक्चर्स हैं. वो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप प्रैक्टिकली एक सोल्यूशन देंगे. आप बहुत आइडियल बातें ना करके, बहुत ज़्यादा एथिकल आपको नहीं दिखना है, आपको एथिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी रहना है. तो वो आपको आदित्य कालिया के नोट्स, आदित्य कालिया सर के लेक्चर्स के थ्रू पता चलता है. सो दीज आर जस्ट माई पर्सनल रिकमेंडेशंस. ऐसा नहीं है कि आपको इन्हीं सोर्सेज को रेफर करना है, आप कोई भी सोर्स उठा सकते हैं, वहाँ से आप अपना एथिक्स कवर कर सकते हैं. सो दैट इज़ ऑल अबाउट द सोर्सेज फॉर मेंस. इसके अलावा एसे की अगर हम बात करें, एसे एक्चुअली एक ऐसा पेपर है जो अगेन आपके मार्क्स बहुत बूस्ट कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में 99 मार्क्स थे एसे में. सो द मेजर रीज़न फॉर दैट वॉज कि मैंने अपना फर्स्ट एसे एग्जाम हॉल में जाके लिखा था. आई वुड से दैट इज़ अ ब्लंडर. दिस इज़ नॉट एट ऑल अ गुड स्ट्रैटेजी. आपको एसे के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. आप स्मृति शाह मैम हैं विजन की, उनके यूट्यूब वीडियोज़ देख सकते हैं फॉर एसे. इसके अलावा जो भी टॉपर्स हैं, जो हाई स्कोरर्स हैं एसे में, आप उनके एसे रीड करके देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल विक्रम गरेवाल सर हैं, मैंने उनके एसेज पढ़े थे. तो इस तरीके से आप स्टार्ट कीजिए. उसके बाद आप ब्रेन स्टॉर्मिंग पे जाइए एंड फाइनली आप लिखने पे जाइए. सो दिस ईयर आई इम्प्रूव माई एसे मार्क्स सिग्निफिकेंटली. 18 मार्क्स का जंप आया है. 117 इज़ माई स्कोर दिस ईयर फॉर एसे. तो आई वुड से व्हाट चेंजेस आई मेड इज़, फर्स्ट मैंने बहुत सारे एसेज प्रैक्टिस किए थे. आई हैड ब्रेन स्टॉर्म्ड अराउंड 10 to 12 एसेज और मैंने 4-5 एसेज लिख के देखे थे. I hand wrote 2 of them and I also typed in the laptop because वो मुझे थोड़ा easy लगता था. So that is how I practiced. Apart from that, the major factor behind my essay score improvement is कि मैंने उसको बहुत मल्टी डायमेंशनल रखा है. मैंने उसको किसी भी एक मोनोटोनस तरीके से नहीं लिखा है, विच वॉज द केस इन माई फर्स्ट एसे, इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट. तो आप उसको मल्टी डायमेंशनल रखिए, आप उसको बहुत वाइड पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश कीजिए एक ही टॉपिक को, तब आपका एसे थोड़ा बेटर निकल के आता है और आपके मार्क्स में भी जंप मिलता है. इसके अलावा एसे में आप ट्राई कीजिए थोड़े एनेक्डोट्स, थोड़े कोट्स, थोड़े शेर भी आप डाल सकते हैं. यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप इंग्लिश में लिख रहे हैं उसको. तो फॉर एग्जाम्पल आई रिमेंबर इन दिस ईयर आई रोट some lines by निदा फाजली कि सफ़र में धूप तो होगी, जो निकल सको तो चलो, एंड इट वॉज ऑन दिस नोट. आई डो नॉट रिमेंबर इट क्लियरली. सो इस तरीके से आप लिख सकते हो, तो उससे काफ़ी एक यूनिक टच आपके ऐसे को मिलता है. सो दैट इज़ ऑल आई हैड टू से अबाउट ऐसे.
ऑप्शनल के लिए माई ऑप्शनल वॉज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ऑप्शनल के लिए आपको क्या करना है, आप किसी भी कोचिंग का मटेरियल उठा सकते हैं या फिर आप जो भी स्टैंडर्ड बुक्स आपने अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में रेफर करी है उनसे आप नोट्स बना सकते हैं, कीपिंग इन माइंड द सिलेबस एंड PYQs। इसके अलावा आई थिंक व्हाट फैक्टर आई इग्नोर्ड फॉर केमिस्ट्री इज आंसर राइटिंग। देखिए, इवन दो इट इज़ अ टेक्निकल सब्जेक्ट बट आप आंसर राइटिंग कैसे कर रहे हैं वो मैटर करता है इन केमिस्ट्री। हमारे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की तरह नहीं है कि आप बस आंसर लिख के आ जाओ, जो भी करेक्ट आंसर है आपको मार्क्स मिल जाएंगे। दिस इज़ नॉट व्हाट हैपेंस इन UPSC। आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, आपको थोड़ी डेरिवेशन करके दिखानी पड़ती है ताकि एग्जामिनर को लगे आप रट के नहीं आए हो, आपको केमिस्ट्री जेन्युइनली आती है, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। सो दैट इज़ हाउ यू हैव टू गो अबाउट केमिस्ट्री। इसके अलावा रिगार्डिंग आंसर राइटिंग फॉर मेंस इन जनरल, आई हैव रिसीव्ड अ क्वेरी कि आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए, क्या हम डे 1 से आंसर राइटिंग कर दें। सो आई वुड स्ट्रांगली डिसअग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट कि हम डे 1 से आंसर राइटिंग स्टार्ट करें। डे 1 से आपको कंटेंट ही नहीं आता है, आप आंसर में क्या लिखेंगे, तो आपको ये नहीं करना है। आप पहले अपना मटेरियल कवर कीजिए, आप अपना बेस बिल्ड कीजिए। इफ़ कोई भी एक सब्जेक्ट आपने लेट्स से 2 to 3 टाइम्स आपने पढ़ लिया है, आपको सफिशिएंट नॉलेज है उसके बारे में, देन ओनली यू शुड स्टार्ट राइटिंग। आपको डे 1 से आंसर राइटिंग नहीं करनी है। देर इज़ अ प्रॉपर मेथड टू आंसर राइटिंग, वो आपको तभी आएगा जब आपके पास नॉलेज होगी। आप ब्लाइंडली कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप अपने आप से पॉइंट्स बना बना के नहीं लिख सकते हैं जब तक आपको नॉलेज नहीं है। सो माई रिकमेंडेशन वुड बी थोड़ा नॉलेज पे काम कीजिए, उसके बाद आप आंसर राइटिंग पे फोकस कर सकते हैं। So I think this is pretty much about mains preparation as well. Now we can switch to interview. I think this is the most unpredictable stage, I would say, of the exam. जब हम प्रीलिम्स दे रहे होते हैं तो हमें लगता है प्रीलिम्स सबसे अनप्रिडिक्टेबल है, फिर मेंस आता है और फिर इंटरव्यू आता है। तो इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट आई स्कोर्ड 165 मार्क्स इन माई इंटरव्यू, एंड इन माई सेकेंड अटेम्प्ट विच इज़ दिस अटेम्प्ट आई स्कोर 216 मार्क्स। तो सिग्निफिकेंट जंप है 51 मार्क्स का। सो आई थिंक देयर इज़ अ वे टू इंटरव्यू प्रिपरेशन जो बहुत ज़्यादा वाइडली अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर। सो आई वुड लाइक टू टॉक अ लिटिल अबाउट दैट. So regarding my first attempt, what happened is my interview was on the first day itself. 8th Jan से इंटरव्यू स्टार्ट हुए थे और मेरा 8th Jan को ही इंटरव्यू था। तो आई वॉज लिविंग अंडर डेल्यूजन अर्लियर, आई वुड से, कि मेरा थोड़ी ना फर्स्ट डे पे आएगा। आई थिंक सबको यही लगता है कि हमारा तो फर्स्ट डे पे नहीं आता है, आने वाला है, बट आ सकता है। सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। मैंने मेंस के बाद बहुत टाइम वेस्ट किया था, आई डिड नॉट स्विच टू इंटरव्यू प्रिपरेशन, तो आई थिंक दैट वॉज अ मेजर ब्लंडर। इसके अलावा आई बिलीव्ड अ कॉमन मिथ जो बहुत ज़्यादा टॉपर्स को हमने कहते हुए सुना है कि इंटरव्यू इज़ अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, इट्स नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। सो आई थिंक आई वुड डिसअग्री विद इट। वाई? बिकॉज आप खुद सोचिए, नॉलेज इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। आप एक ऐसे इंसान से मिलिए जिसकी नॉलेज बहुत स्पॉट ऑन है, वो आपको जो भी बातें आप वो बोलता है वो हवा में नहीं बात कर रहा है, वो हमेशा उसको किसी चीज़ से बैक कर रहा है, किसी डेटा से बैक कर रहा है, या उसको बहुत सॉलिड उसके पास एक आर्ग्यूमेंट है, तो आप उसको कैसी पर्सनैलिटी सोचेंगे। ऑन दी अदर हैंड एक ऐसा बंदा है जिसके पास कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, सेल्फ बिलीफ बहुत ज़्यादा है, लेकिन नॉलेज उसके पास नहीं है, तब भी वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गलत गलत बातें आपको बता रहे हैं, तो दैट सेंड्स अ नेगेटिव इंप्रेशन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक नॉलेज इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द इंटरव्यू आपको अपनी नॉलेज पे काम करना है। वॉट डू आई मीन बाई नॉलेज फॉर द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव? सो फर्स्ट इज कि डैफ, आप जो भी अपना डैफ फिल करते हैं, आपकी जो हॉबीज़ वाला सेक्शन है, आपका जो भी बैकग्राउंड है, आपका होम स्टेट है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उस सबको आप होलिस्टिकली कवर कीजिए। आप बहुत ज़्यादा थॉरो होने चाहिए उसमें। वहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कितना डेप्थ में है, कैसा है, आपको वो आना चाहिए, बिकॉज आपने खुद लिखा है ना, वो आपने खुद भरा है, यूपीएससी ने तो नहीं ज़बरदस्ती आपसे भरवाया है, तो उसमें आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आई थिंक दिस वॉज वॉट वॉज लैकिंग इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। मैं सोच रही थी कि ठीक है, ठीक ठाक कवर कर लिया है, सो आई थिंक दैट विल वर्क, और नॉलेज का तो टेस्ट है ही नहीं, सो आई थिंक दैट इज़ वेरी रॉन्ग। आप बहुत डेप्थ में अपने डैफ को कवर कीजिए। इसके अलावा जो भी करंट में चल रहा है, जो भी इश्यूज चल रहे हैं, उसको आप बहुत अच्छे से एनालाइज कीजिए। आपको रटे रटाए आंसर वहाँ पे नहीं बोलने हैं। आप किसी भी एक कोचिंग के नोट्स पढ़ के चले जाओ और वहाँ से आपको लगता है कि आपने रट लिया है, अब आप वहाँ पे बहुत ही अच्छा एक ऐसा सोफिस्टिकेटेड सा आंसर बोल दोगे और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सो दैट डज नॉट हैपन इन इंटरव्यू। आपको बहुत ही जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस टॉपिक की। आपसे काउंटर क्वेश्चंस अगर आएंगे, जो डेफिनेटली आएंगे, तो उनको आप प्रॉपरली आंसर तभी कर पाओगे जब आपने उसको समझा है, उसको आपने अच्छे से एनालाइज किया है। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स पे आपकी जो आपकी पकड़ है करंट अफेयर्स के ऊपर, वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। सो दीज आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन। सो moving on to the next aspect, so I would like to tell you there is a formula I have made for interview preparation, that is the KBC formula. K is knowledge, B is belief, and C is calmness.
सो बिलीफ मीन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस पे आपको तभी काम करना है जब आपने नॉलेज अच्छे से अपनी गैदर कर ली है, जब आपको पता है कि आप जो भी पॉसिबल हो सकता था आपने वो किया है, आपने अच्छे से पढ़ाई करी है फॉर द इंटरव्यू, तब आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है बहुत ज़्यादा। आपको फेथ रखनी है कि अगर इससे बाहर कुछ आता है तो आई हैव गिवन माई बेस्ट, सो जो भी मेरे पास नॉलेज है उसी को मैं यूज़ करके अपना आंसर फ्रेम करूँगा या करूँगी। तो उस तरीके से आप जब देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि इतना पढ़ने के बाद भी बहुत क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, सो यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद देम कि सर मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है तो आप वहाँ पे थोड़ा सा गेस कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है तो आप ब्लंटली आप वहाँ पे मना कीजिए, आपको एडमिट करना है दैट आई एम नॉट अवेयर, आई एम सॉरी, आई गो एंड रीड अबाउट इट। वहाँ पे आपको ब्लफ नहीं करना है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड थर्ड इज़ दी कामनेस। कामनेस से मेरा मतलब है बोथ वेज। फर्स्ट इज़ कि जब आपको वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल करते हैं तो आपको बहुत खुश नहीं होना है, आपको बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ हंसने नहीं लगना है उनके साथ, दैट शुड नॉट हैपन। आपको एक फॉर्मल इंटरव्यू की तरह उसको देखना है, वो चाहे कितने भी इनफॉर्मल हो, कितने भी आपके साथ फ्रैंक हो, आपको एक फॉर्मल मोड में रहना है। सेकेंड, एंग्जाइटी के रिस्पेक्ट में भी आपको कामनेस मेंटेन करनी है। हो सकता है वो आपको बहुत ग्रिल करें, आपको पोकर फेस दे, आपको ऐसा दिखाएं कि आपको तो कुछ भी नहीं आता है, आप तो कुछ भी पढ़ के नहीं आए हो, दिस इज़ रॉन्ग, यू आर नॉट स्पीकिंग करेक्टली, ऐसा वो आपको दिखाएंगे। उसके बावजूद आपको काम रहना है, आपको अपना कूल लूज़ नहीं करना है, आपको जज नहीं करना है कि मेरा इंटरव्यू कैसा जा रहा है, अच्छा जा रहा है, ख़राब जा रहा है, दैट शुड नॉट हैपन। बहुत काम रहिए, कूल रहिए, वो ही आई थिंक वो जज कर रहे हैं। सो दीज आर द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरव्यू प्रिपरेशन, के, बी एंड सी। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड लाइक टू मैंशन बोर्ड। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में दिनेश दासा सर का बोर्ड था, तो आई स्कोर्ड 165 इन दैट बोर्ड, एंड आई हर्ड कि दासा सर मार्क्स नहीं देते हैं, बट ट्रस्ट मी, आई टॉक टू मेनी कैंडिडेट्स, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनके 200+ थे फ्रॉम द सेम बोर्ड। सो आई थिंक इट इज़ वेरी रॉन्ग टू ब्लेम अ बोर्ड फॉर नॉट अवॉर्डिंग मार्क्स। हर बोर्ड आपके टैलेंट को, आपकी पर्सनालिटी को रिवॉर्ड करता है, तो आप बोर्ड को ब्लेम करने की जगह अपने ऊपर काम कीजिए, लक को ब्लेम करने की जगह अपने ऊपर काम कीजिए। सो आई थिंक दैट इज़ अ मेजर थिंग। आपको विक्टिम माइंडसेट में नहीं रहना है कि अरे हाँ इंटरव्यू तो लक का फैक्टर है, दैट इज़ नॉट द केस ट्रूली। मैंने 165 आने के बाद अपने लक को ब्लेम नहीं किया कि मेरे लक में ही कमी रह गई इसलिए मार्क्स नहीं आए, आई वॉज लैकिंग ऑन अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स, इसलिए मेरे मार्क्स नहीं आए। सो दैट वॉज द थिंग। इस बार मेरा बोर्ड था सुमन शर्मा मैम का, एंड आई वॉज हियरिंग द सेम थिंग अगैन कि सुमन शर्मा मैम मार्क्स नहीं देती हैं, बट मेरे आए हैं 216, उन्होंने मार्क्स दिए हैं। सो अगैन दैट एक्चुअली कन्फर्म्स द बिलीफ कि हर बोर्ड मार्क्स देता है, आप मार्क्स लेने वाले बनो, आप अच्छे से प्रिपेयर करो, मार्क्स डेफिनेटली आएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। So I think we have covered all the 3 stages: prelims, mains and interview. Apart from that, I would like to cover 2 more aspects of this preparation. First is the mental health aspect, and second aspect is specifically for the female candidate, so I'll discuss that later. First is mental health. देखो यार, it's very common टू डाउट योर सेल्फ कंसिस्टेंटली। बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटिंग भी लगेगा, कभी कभी ऐसा लगेगा इट इज़ सो वास्ट, नहीं कवर हो रहा है, छोड़ देते हैं, कहीं और चले जाते हैं। ट्रस्ट मी, सबको ऐसी फीलिंग्स आती हैं, आई थिंक रैंक 1 को भी आती होंगी, तो इनसे घबराना नहीं है, जस्ट टेक सम टाइम ऑफ। आप वो सम टाइम इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वो कुछ घंटे हो सकते हैं, वो कुछ दिन भी हो सकते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनैलिटी आप थोड़ा टाइम ऑफ लीजिए, आप अपने क्लोज वन से बात कीजिए, ताकि आपको थोड़ी सी मोटिवेशन फील हो। ट्रस्ट मी, जब आप अपने आप में बिलीव नहीं रखते हैं तो आपके जो क्लोज वंस है, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, वो आप में बिलीव करते हैं, वो आपको पुश करते हैं कि नहीं आप अपना और बेस्ट दीजिए, आप डेफिनेटली सक्सीड करेंगे। सो दैट इज़ हाउ यू गो अबाउट इट। मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो आई हैड रिज़ाइन फ्रॉम PhD इन 2023, एंड आई वॉज वेरी फियरफुल, क्योंकि PhD के थ्रू एटलीस्ट आई हैड समथिंग स्टेबल टू रिलाई ऑन। लेकिन फिर भी मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, जब मैं डेली PhD लैब में काम करके जब मैं घर आती थी, तो बिकॉज आई वॉज थिंकिंग अबाउट सिविल सर्विसेज इन माई मास्टर्स, तो मैंने मैप्स लगा दिए थे अपनी दीवार पे। सो डेली मैं घर आके उन मैप्स को देखती थी, एंड मुझे लगता था कि आई थिंक दिस इज़ माई इनर कॉलिंग, वाई एम आई नॉट लिसनिंग टू इट, एक बार ट्राई तो करके देखते हैं, फेल हो गए तो क्या हो गया, वापस PhD कर लेंगे। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू लिव इन दैट रिग्रेट थ्रू आउट माई लाइफ कि यार मैंने ट्राई ही नहीं किया, एंड आई थिंक इट टर्न्ड आउट रियली वेल इन माई फेवर। सो प्लीज़ अपने एक रिस्क लेना तो बनता है, आप थोड़ा सोच समझ के, आप कैलकुलेटेड रिस्क अगर लेते हैं, सो इट वर्क्स इन योर फेवर। That is all I had to talk about mental health. Now the next aspect is specific to female candidates. There is an issue called as dysmenorrhea. I have not heard a lot of female toppers talk about it, so I really wanted to talk about this issue. Dysmenorrhea basically means
painful periods, when your menstrual cycle it gets messed up, you have immense pain, you're not feeling confident, you're not feeling 100% productive. So your brain also starts to like slow down, you're not 100% efficient during that period. So I think it is very very common, especially it becomes common when you enter this preparation journey. Why? Because it gets triggered by stress, as far as I'm aware about it. So please take special care of your health. To all the girls out there, your health is the topmost priority, even more important than studies and everything else in life. So do take out at least 1 hour per day for yourself. उसमें आप वॉकिंग कर सकते हैं, यू कैन मेडिटेट, आप जिम जा सकते हैं, वॉट एवर सूट्स यू बेस्ट आप वो कीजिए, सो दैट यू कैन मैनेज योर स्ट्रेस लेवल्स एंड इट डज नॉट अफेक्ट योर मेंस्ट्रुअल साइकिल. I would like to share a very personal experience. Basically, I had this pain, I have this issue of dysmenorrhea, and it developed during this preparation journey itself. So during my interview in the first attempt and during my optional in the second attempt, so I had this issue. So मेरा interview में score it was 165. I'm not blaming this as the only factor, but I think it definitely had some impact on me. It had an impact on my brain working as well. And second would be my optional. इस बार मेरा optional 100 marks का छुटा है. So I think this is also one of the factors in that. So please take special care of your health. इसके अलावा stay calm, stay confident and stay happy. प्रिपरेशन के साथ साथ अपना ध्यान रखें, अपने क्लोज्ड वन से बात करें, आपको जो अच्छा लगता है वो एक्टिविटी आप डेफिनेटली करें, अपने लिए टाइम निकालें. सो आई थिंक एग्जाम तो हो जाता है, नहीं भी होता है तो यू शुड बी योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. योर गोल इन लाइफ शुड बी टू कीप योर सेल्फ हैप्पी irrespective of your career. So I think that's all I had to say about it. Now I can answer your doubts. I would go through the comment section, and if I find anything other than what I have not covered, so I would answer that. Okay, there is a question that in polity and constitution, people are not able to cover the PYQs through Lakshmikant. So as I said, Lakshmikant तो most important source है for polity, but it's not enough. तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप पहले NCERTs पढ़ लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, पॉलिटिकल थ्योरी NCERT है, उसमें पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन है, वो आप कीजिए. इसके अलावा वरुण जैन सर के पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स के लेक्चर्स है. देयर आर 2 लेक्चर्स ऑन सारथी IAS की चैनल, यूट्यूब चैनल, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. आप एक बार वो देखेंगे तो यू विल हैव मोर क्लैरिटी ऑन पॉलिटी. तो उसके थ्रू आई थिंक यू कैन कवर योर PYQs. So there is a doubt about self doubt, and you're not able to remember what you are studying. Trust me, ये सबके साथ होता है, ये बहुत नेचुरल चीज़ है. प्रीलिम्स इज़ मोर अबाउट अ गेम ऑफ रिकग्निशन दैन अ गेम ऑफ रिकॉल. मेंस में आपको रिकॉल की ज़्यादा ज़रूरत लगती है, क्योंकि एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर है, वहाँ पे आपको कंटेंट लिखना है खुद से. बट प्रीलिम्स में अगर आपने अच्छे से मल्टीपल टाइम्स आपने रिवाइज किया है, आपने प्रैक्टिस किया है, तो ऑटोमेटिकली ट्रस्ट में आपको एग्जाम में याद आ जाएगा. इसको लेके बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. फोकस ऑन रिविजन्स, मल्टीपल रिविजन्स, एक्टिव रिकॉल, और इस तरीके से आपका काम चल जाएगा. I have done my 12th with science. There is a question कि साइंस और आर्ट्स में से विच स्ट्रीम इज़ बेटर. ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्ट्रीम बेटर नहीं है, कोई भी स्ट्रीम आपको एडवांटेज नहीं देती है, क्योंकि इट्स अ ग्रेट लेवलर. एग्ज़ाम इतना डाइवर्स है, हर तरीके के सब्जेक्ट्स हैं. तो इरिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड, आप किसी में वीक होगे, किसी में स्ट्रॉन्ग होगे, तो आप कोई भी फील्ड आप चूज़ कर सकते हो 12th में, जो भी आपको अच्छा लगे, जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा बनता है. I've already answered my optional and strategy related to that. Book list and coaching notes I have mentioned. Hindi medium, consistency. Okay. Yes, this is a very genuine query. Consistency का issue आता है एग्जाम में. आप 3 दिन आप बहुत अच्छे से प्रोडक्टिवली आप काम करोगे, आप 10 आवर्स पढ़ लोगे, और 4th डे आपको लगेगा कि यार कुछ नहीं करना है, लेट्स गिव अप, लेट्स नॉट स्टडी एनीथिंग एट ऑल. तो इट इज़ वेरी कॉमन, सबके साथ होता है. तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है, आपको जब भी लग रहा है ना आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, आप बहुत ओवरवर्क आपने कर लिया है, आप उस टाइम पे ब्रेक लीजिए. लेकिन वो ब्रेक, जस्ट कीप इन माइंड कि वो ब्रेक इतना लंबा ना हो कि आपको वापस आने में प्रॉब्लम हो. वो ब्रेक इतना ऑप्टिमम होना चाहिए. लेट्स सपोज इट्स फ्यू आवर्स टू 1 कंप्लीट डे और 2 days मैक्सिमम. 3 days आपको नहीं लेने हैं. 3rd डे पे आपको यू हैव टू सिट बैक एट द टेबल. मन ना भी करे तो आपको पढ़ना है. इतने में माइंड रिजुविनेट हो जाता है, तो आप वापस से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं. NCERT, as I already answered,
NCERT आपको 6 to 12 नहीं पढ़नी है, आप 11-12 की NCERTs एंड दैट टू फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स अगर पढ़ेंगे, सो आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर द एग्जाम. साइंस एंड टेक में न्यूज़पेपर को कैसे हैंडल करें. आई वुड सजेस्ट कि आप साइंस एंड टेक के लिए स्पेसिफिकली फॉर साइंस एंड टेक, इरिस्पेक्टिव ऑफ द न्यूज़पेपर दैट यू आर रीडिंग, आप इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सेक्शन ज़रूर पढ़ें. वहाँ पे वो हर एक टॉपिक को इतना अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि इवन इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, आपको वो अच्छे से समझ आ जाएगा. सो दैट वुड बी अ नॉन नेगोशिएबल सजेशन, आप इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सेक्शन पढ़िए. How much time it took me for clearing the exam. So as I mentioned कि ये एग्ज़ाम मेरी चाइल्डहुड ड्रीम नहीं था. आई हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेसर. मुझे इंटरेक्ट करना, नॉलेज शेयर करना बहुत पसंद है. सो नेचुरली आई वॉन्टेड टू बी अ प्रोफेसर, बट मेरे मास्टर्स के टाइम पे आई स्विच टू सिविल सर्विसेज. तो इट वॉज अ जर्नी ऑफ अराउंड 3 years, जिसमें कि मैंने 1 साल प्रिपेयर किया और 1 साल मेरा 24 का एग्ज़ाम चला और 1 साल मेरा 25 का एग्ज़ाम चला. सो टोटल 3 years. How much does college matter in interview? It does not. Name of the college does not matter कि आप कहाँ से आए हो. They do not look down upon any type of institute. वो सबको इक्वल रिस्पेक्ट करते हैं. बट द थिंग इज़, आप अगर आप एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट से, अगर आप प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पढ़े हो, तो आपको वहाँ पे जो माहौल मिलता है, आपने वहाँ पे जो भी सीखा है, टू वर्क हार्ड, टू स्टडी अलॉट, टू पुट इन दी आवर्स, वो आपको हेल्प करता है प्रिपरेशन में. बट एज सच नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट इंटरव्यू में मैटर नहीं करता है. इनफैक्ट अगर आप किसी बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट से हैं, नेशनल लेवल, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हैं, तो आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है बोर्ड की. सो दैट इज़ हाउ मच द रोल इज़. और उसके अलावा कोई ऐसा रोल नहीं है. Rank, my rank is 314 this year. Which subject would be good for optional? Every subject is good depending on what your priorities are. मैंने already criteria बताया है optional choose करने का. So based on that criteria you can select your optional. इकोनॉमी के लिए देखिए, इकोनॉमी एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है. उसमें आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी बहुत मैटर करती है. तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट, अगर आपको टेक्निकल लगता है बहुत, अगर आपको समझने में इशू आता है, तो आप यूट्यूब से किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की इकोनॉमी सीरीज़ फॉलो कीजिए. इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी बाय विवेक सिंह करके बुक है, उसको आप रेफर कर सकते हैं. आपको काफ़ी हद तक इको समझ आ जाएगी. डिड यू स्टडी डेली और इज़ देयर एनी गैप ड्यू टू डीमोटिवेशन? नेचुरली आप डेली नहीं पढ़ाई कर सकते हैं. इट इज़ वेरी लाइक रोबोटिक अगर आप डेली पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम के लिए. देयर विल बी डेज जब आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा पढ़ने का, तो आप उस टाइम पे ब्रेक ले सकते हैं. इनफैक्ट अगर घर पे कुछ इमरजेंसी आ जाती है, कुछ फैमिली फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको अटेंड करना है, आप वहाँ पे जाइए, आप ब्रेक ले सकते हैं. बट मेक श्योर कि आप उस ब्रेक के लिए कंपनसेट कर रहे हैं, आप बाकी दिनों पे थोड़े एक्स्ट्रा आवर्स पुट कर रहे हैं. सो दैट इज़ हाउ यू कैन गो अबाउट इट. Discussion on mistakes to avoid. Yes, I think first mistake is ignoring the PYQs. So as I told you, मैंने हर तरह के टॉपर्स को सुना था जब मैं एग्ज़ाम के बारे में रिसर्च कर रही थी. आई हैड वॉच्ड टॉपर्स हु हैड क्लियर्ड इट इन देयर वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट. आई हैड वॉच्ड टॉपर्स जिनको मल्टीपल अटैम्प्ट्स लगे. तो वहाँ से जो मैंने मिस्टेक्स सीखी, वही मैं मिस्टेक्स आपके साथ शेयर करूँगी. फर्स्ट इज़ कि आप PYQs को इग्नोर करें, बोथ फॉर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू में भी लास्ट ईयर की ट्रांसक्रिप्ट्स होती हैं, वो आपको देखनी होती हैं. तो PYQs आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट. सेकेंड इज सिलेबस. ऑफ कोर्स आपको सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ना है. आपको बहुत अच्छे से जो भी मेन स्पेसिफिक पॉइंटर्स हैं सिलेबस के, हर पॉइंटर पे आपको 1 पेज नोट्स बनाने हैं. दीज आर द टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज जो आपको निगलेक्ट नहीं करनी है. थर्ड इज प्रैक्टिस. प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी नहीं है आप मॉक करें, आप PYQs को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, वो भी मोर देन इनफ है. सो आई थिंक दीज आर दी नॉन नेगोशिएबल्स ऑफ दिस एग्जाम. प्लीज डू नॉट इग्नोर दीज. हाउ टू रिवाइज लक्ष्मीकांत इफेक्टिवली? रिविजन फॉर एनी सब्जेक्ट, एज आई टोल्ड यू, इट हैज़ टू बी इन मल्टीपल रीडिंग्स. पहले आप बेस बनाइए, आप उसको अच्छे से समझिए, उसके बाद आप वहाँ से फैक्ट्स निकालना शुरू कीजिए. जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो आप भूल जाते हैं, उनको आप बाद में लगातार रिवाइज कीजिए रेगुलरली, तो वो आपको याद हो जाएगा. Is Sarthi IAS enough for UPSC preparation? I would very clearly like to state कि I am not promoting any institute here.
आई एम जस्ट मैंशनिंग कि मैंने कहाँ से क्या चीज़ ली थी। मैंने सारथी से सारी प्रिपरेशन नहीं करी है अपनी। मुझे जिस इंस्टीट्यूट से जो भी अच्छा लगा, जहाँ पे मुझे लगा कि सारथी में कमी है, मैंने किसी और इंस्टीट्यूट का मटेरियल उठा लिया। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको जहाँ से जो अच्छा लग रहा है आप वहाँ से उठाइए। एट दी एंड आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, आपको किसी एक कोचिंग के लिए लॉयल नहीं रहना है। सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेरी। Okay then, I have covered majority of the doubts. So let's end this session. I would like to say all the best to those of you who are appearing for the 2026 prelims. I know this is a difficult time, just 2 months for the exam. बहुत एंग्जाइटी होती है, आपको अपने आप को काम भी रखना है, आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको प्रोडक्टिव भी रहना है। तो लेकिन ट्रस्ट मी, जब आप इस साइकिल से निकल जाएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर नोट यू आर लीविंग दी साइकिल, आपको बहुत ही, आपकी पर्सनैलिटी बहुत चेंज हो जाती है, आपको एंग्जाइटी हैंडल करनी आ जाती है, आपको लाइफ का जो पर्सपेक्टिव है वो आपका बहुत चेंज होता है। तो कीप ग्राइंडिंग, कीप पुशिंग योर सेल्फ टू दी हाइएस्ट लेवल पॉसिबल, और एट दी एंड इट विल ऑल बी वर्थ इट. Apart from that, I would also like to tell you all that I have a Telegram channel for guiding aspirants. If you are interested, you can join that channel. I will share the link in the comment section and in the description. It is Komal _Mavi 314. That is the Telegram channel link, the ID. And apart from that, if you want to connect on Instagram, my Insta handle is Komal _Mavi 314. And thank you UPSC Time for giving me this platform, and all the best to each one of you. I hope you clear the exam and with flying colors. All the very best. Good night.